Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to cover about the heat treatment and the stages involved in the heat treatment diagram. बेसिकली हीट ट्रीटमेंट जो है वो आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जो है वो स्टील इंडस्ट्रीज़ में उसकी प्रैक्टिकल फिनोमेना हो रहा होता है, जहाँ पे आपको डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ अचीव करनी होती है तो हम हीट ट्रीटमेंट करवाते हैं। वेदर यू आर जो है आप कोल्ड रोलिंग करवा रहे हो या हॉट रोलिंग करवा रहे हो, आप शीट मेटल फॉर्मिंग करवा रहे हो, फोर्जिंग करवा रहे हो, तो ये आपका इसमें जो है हीट ट्रीटमेंट का फिनोमेना भी इन्वॉल्व होता है। आइदर आप कोल्ड रोलिंग परफॉर्म करें या हॉट रोलिंग करें, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको जो है विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ यू नीड इन योर डिज़ायर्ड मटीरियल या सैम्पल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी के हीट ट्रीटमेंट में जो है डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अच्छा, हीट ट्रीटमेंट की भी डिफरेंट काइंड्स हैं, बल्क हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस एंड द सरफेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। बल्क हीट ट्रीटमेंट जिसमें आप कंप्लीट सैम्पल को जो है वो आप जो है एक्सपोज करवाते हैं, हीट करके होल्ड करवाते हैं एंड देन कूल करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम सरफेस हीट ट्रीटमेंट की बात करें तो यू डोंट नीड टू यूज़ द कंप्लीट सैम्पल फॉर हीटिंग एंड द कूलिंग एंड द सूकिंग प्रोसेस। उसमें आप सिर्फ सरफेस को जो है वो हीट करवा रहे हैं, उसके यानी कि उस सरफेस की लेयर यानी कि 1 mm लेयर ले लें या 2 mm लेयर ले लें, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे उसको इंडक्शन फ्लेम हार्डनिंग करवाना है या इंडक्शन हार्डनिंग के थ्रू जो है वो आप उसको एक्सपोज करवाएंगे। तो इसमें हीट ट्रीटमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। फिर उसमें आपका कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग भी आता है, जिसमें आप डिज़ायर्ड केमिकल्स से ट्रीट करवाते हैं हीट ट्रीटमेंट में, तो आपकी डिफरेंट उसमें जो है प्रॉपर्टीज़ अचीव होती हैं। बट इन बेसिक्स जिसमें हम बल्क हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें जो है सर्टेन टेक्निक्स हैं विच वी स्टडी इन दिस स्लाइड्स इन दिस प्रेजेंटेशन। First of all, we need to understand what is heat treatment and why we are using the heat treatment processes. अच्छा, heat treatment is all about the heating and the soaking and the cooling of the metal or the alloy, which means कि अगर आपको जो properties achieve करनी है, that is of softness, आपको in order to induce the softness in the metal or reduce the hardness, or you need to improve the toughness or the machinability properties, so you need to perform the heat treatment process. In the previous slides you have already learned about the phase transformations, that is कि आपने जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो आप हीट आउट करवा रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, द होल फेराइट इन द परलाइट फेज इज ट्रांसफॉर्म इनटू द ऑस्टेनिक फेज, एंड देन व्हेन यू आर गोइंग टू कूल द मटेरियल, तो आपका जो होल द ऑस्टेनाइट इज डीकम्पोज इनटू द फेराइट और द परलाइट एंड द प्रोयूटेक्टॉइड सीमेंटाइट एंड द परलाइट सेक्शन. सो alternating lamellar layers यानी माइक्रोस्ट्रक्चर इज रिवील्ड इन द फेज डायग्राम्स. तो जो फेज डायग्राम्स में जो आपका माइक्रोस्ट्रक्चर जो रिवील हो रहा था वो आपका हीट ट्रीटमेंट के चेंजेस की वजह से ही हो रहा था. बट हम उस टॉपिक में हमने हीट ट्रीटमेंट के जो टेम्परेचर है उसको हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था. दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर टेक्निक्स एंड द कूलिंग रेट्स एज वेल. तो सबसे पहले जो फेजेस इन्वॉल्व हैं, ये स्टेजेस इन्वॉल्व इन हीट ट्रीटमेंट हैं, दैट इज़ ऑफ इन द फर्स्ट स्टेज वी आर हीटिंग द सैम्पल वेरी स्लोली सो दैट होमोजेनाइजेशन इन द मेटल इज़ अचीव, यानी कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए आपके सैम्पल में, या और आपका जो कंप्लीट ऑस्टेनाइडिक लेवल आपका अचीव हो. हीटिंग करवा रहे हैं आप मेटल को स्लोली अबव द यूटेक्टॉइड टेम्परेचर जो कि आपका 727 है, उससे आप अबव ही हीट करवाते हैं ताकि आपके होमोजेनाइजेशन यूनिफॉर्मिटी आ जाए. उसके बाद आप सोक करवाते हैं यानी होल्ड करवाते हैं. अच्छा, होल्डिंग या सोकिंग जो हो रही है आपकी वो फर्नेस के अंदर ही हो रही होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सैम्पल के आप उसको कितनी देर तक जो है वो होल्ड करवा रहे हैं सैम्पल को. आइदर यू टेक द पर्टिकुलर आवर्स 2 to 3 hours और यू नीड टू सी के आपको कितना होल्ड करवाना है डिपेंडिंग अपॉन द सैम्पल. और उसके बाद फिर आप कूल करवाते हैं. बट कूलिंग की भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं. And what are these techniques? That is of particularly related to the air cool, fast cool और फर्नेस कूल. मीन्स के एयर कूल करवाएंगे तो यू विल गेट द नॉर्मलाइज सैम्पल, अगर आप स्लोली कूल कराएंगे तो यू विल गेट द अनील्ड सैम्पल, और अगर आप फास्ट कूल करवाएंगे जिसे हम क्विंचिंग भी कहते हैं तो यू विल गेट द क्विंच सैम्पल, जिसमें अच्छा स्ट्रक्चर्स एंड द प्रॉपर्टीज़ में आपका डिफरेंस आ रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन द कूलिंग रेट एंड द हीटिंग. So this is the heat treatment cycle diagram. It's a simple and very, you can say that the
जो बेसिक जो हीट ट्रीटमेंट साइकिल डायग्राम है, जिसमें आपका हीटिंग, होल्डिंग एंड आपका कूलिंग का जो रेट है वो शो हो रहा है, जिसमें आप सैम्पल को हीट करवाया है हमने 700 तक, सही है। इन ऑर्डर टू गेट द कंप्लीट होमोजेनाइजेशन, सो आप 700 या 727 से अबव भी हीट करवाते हैं ताकि आपका कंप्लीट ऑस्टेनाइटिक फेज अचीव हो। देन यू आर गोइंग टू होल्ड द सैम्पल इन द फर्नेस फॉर सर्टन आवर्स एंड देन कूल। अच्छा, कूलिंग का रेट है ये भी आपका डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर आपका एयर कूल का ये लाइन शो हो रही है। अगर आप उसको कूलिंग एट फर्नेस करवाते हैं तो और इसको स्लोली इसका जो ये लाइन है थोड़ी सी और जो है वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अगर आप फ़ौरन फास्ट कूल करवाते हैं तो फ़ौरन आपका स्ट्रेट लाइन नीचे आ जाएगी, दैट इज़ ऑफ क्विंचिंग लाइन, ठीक। अच्छा, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द हीट ट्रीटमेंट। अच्छा, दीज आर मीन्स के why we are using the heat treatment process, particularly for our samples, that is in order to reduce the internal stresses या residual stresses which are generated due to the hot rolling या फिर cold rolling की वजह से हो रहा हो, या फिर आपका जो different working sheet metal forming की different techniques हैं, forging जिसमें आ गया, rolling आ गया जिसमें, extrusion आ गया जिसमें आप extrusion जो है वो आपका वायर को जो है वो ड्रॉ करवाते हैं इनटू पर्टिकुलर मतलब लेंथ में भी, और जो उसकी थिकनेस भी रिड्यूस हो जाती है, जो शीट्स ड्रॉन वायर होता है जिसे कहते हैं हम, तो उसमें आपका जो है रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो जनरेट होते हैं उसको रिमूव कराने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट कराते हैं। फिर आपको मटेरियल को कोरोजन रेजिस्टेंट बनाना हो या हीट रेजिस्टेंट बनाना हो तो हम करवाते हैं, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव करवाने के लिए, दैट इज़ पर्टिकुलरली अगर हमें मटेरियल के अंदर जो है सॉफ्टनेस इंड्यूस करानी हो या डक्टिलिटी इंप्रूव करानी हो तो हम हीट ट्रीटमेंट कराएंगे। इसमें अनीलिंग करवाते हैं हम। डक्टिलिटी इंप्रूव करानी हो तो आप स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग करवाएंगे, या फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है या हार्डनेस है उसको कम करवानी है आपने, क्योंकि हार्डनेस आपकी अचीव होगी जब आप मार्टेनसाइट एक स्ट्रक्चर अचीव करेंगे। तो मार्टेनसाइट जो है वो आपका फास्ट क्विंचिंग की वजह से या फास्ट कूल की वजह से ही हो रहा होता है, तो उसको अगर हमें रिड्यूस करवाना है तो फिर देन यू आर गोइंग टू अगेन रीहीट द सैम्पल, और फिर आप उसको कूल करवाएंगे, एयर कूल करवाएंगे, तो आपके उसका जो सैम्पल है वो उसके स्लोली कूल की वजह से आपकी हार्डनेस जो है वो रिड्यूस हो रही होगी, सॉफ्टनेस उसके अंदर आ रही होगी। देन अगेन अगर कोई उसमें एयर बबल या पार्टिकल्स जो है ड्यूरिंग ग्रेन न्यूक्लिएशन या ग्रेन ग्रोथ में अगर ट्रैप हो जाएगा तो उसको भी हम रिमूव करवा सकते हैं। एंड देन शॉक रेजिस्टेंट मटेरियल को शॉक रेजिस्टेंट बनाना हो तब भी आप हीट ट्रीटमेंट करवाएंगे। अच्छा, these are the types of heat treatment, basic heat treatment processes in which depending upon the cooling rates and the temperature as well, कि annealing में आप slow cool करवाते हैं, in normalizing you are going to air cool the sample, in quenching you are going to fast cool the sample। अच्छा, quenching की भी different categories हैं, either you are water quenching it, ऑयल क्विंचिंग इट और ब्राइन क्विंच करवाएं या सैंड में क्विंचिंग करवाएं, ये डिपेंड कर रहा होता है आपका क्विंचिंग की जो आप एक्सपोजर है डिफरेंट मटेरियल से, वाटर से या एयर से आप करवाएं, या आप जो है ऑयल में क्विंचिंग करवाएं। फिर आपका आता है हार्डनिंग का आ रहा होता है, और आपका फिर टेम्परिंग का आ रहा होता है, जिसमें आप मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर अचीव करते हैं तो आपको मार्टेनसाइट की वजह से हार्डनेस इंड्यूस हो रही थी, तो उस हार्डनेस या स्ट्रेंथ में जो है हमें कम हार्डनेस में सॉफ्टनेस इंड्यूस करवाने के लिए हम जो है जो टेम्परिंग वगैरह करवाते हैं। तो ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल सी के हार्डनिंग और टेम्परिंग क्या है, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट वी नीड टू स्टडी द अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड द क्वेंचिंग। अच्छा, दिस इज द बेसिक डायग्राम, आयरन कार्बाइड डायग्राम। इन एक्स एक्सिस इट इज़ द कार्बन कंटेंट एंड whereas in y axis there is a temperature involved। अच्छा, यहाँ पर हमने जस्ट लाइंस को मेंशन किया है। अच्छा, लाइंस की डिटेल में देख रहे हैं हम कि जब हम हीट करवाएंगे या कूल करवाएंगे तो कौन सी लाइंस से जो है इफेक्ट जो है वो आपका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, या फिर जो है कूलिंग की वजह से कौन से आपके फेजेस या माइक्रोस्ट्रक्चर अचीव होंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं AC1 लाइन, एंड AC1 लाइन यानी कि आपकी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर यानी 723 जो हमारा यूटेक्टॉइड टेम्परेचर जिसे हम कह रहे हैं। और ये वाली लाइन अगर हम देखें तो इसको हम AC3 लाइन कहते हैं, यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन AC3। इसमें हम जब मटेरियल ऑस्टेनाइटिक लेवल पर हम अचीव करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे कि हीट अबव द AC3 लाइन, यानी कि या AC1 लाइन से 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड और हम ऊपर चले जाएँ तो हमें AC3 लाइन से अबव जो ऑस्टेनाइटिक जो ऑस्टेनाइटिक का जो आपका लेवल है वो अचीव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ACM लाइन की बात करें तो ये हमारा CM मीन्स कि सीमेंटाइट अचीव हो रहा है, क्योंकि 0.8 के बाद की जो है वो
कॉम्पोजिशन है, तो हम इसे ACM लाइन से डिनोट करवाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है आपके अनीलिंग भी इन्वॉल्व है, इसमें आपकी नॉर्मलाइजिंग, दोनों के लिए हम यही सेम लाइन्स यूज़ कर रहे होते हैं, बट आपका कूलिंग रेट आपका डिफरेंट होता है। अनीलिंग में आप स्लो कूल करवाते हैं और आपका जो नॉर्मलाइजिंग है उसमें आप एयर कूल करवाते हैं। अच्छा, the first is the annealing. अच्छा, annealing is basically the softening process है in which you are going to heat the sample. Heating of the metal takes place particularly above the, डिपेंड करेगा आपका हाइपो यूटेक्टॉइड है या हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है। और उसके बाद फिर हम स्लो होल्ड करवाएंगे सैम्पल को, दैट इज़ ऑफ सोकिंग इन द फर्नेस एंड देन यू आर गोइंग टू स्लोली कूल द सैम्पल। बेसिक डेफिनेशन आपकी अनीलिंग की ये कि आपने हीट कराया सैम्पल को, होल्ड करवाया एंड देन स्लोली कूल। बट आपका यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका हाइपो और हाइपर का केस ये है कि आप अगर मैं हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील की बात करूँगी तो आपने हीट करवाना है सैम्पल को अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज़ AC3, यानी कि 723 से हम अबव AC3 से 723 से अबव चले जाएँ आप, यानी अगर आप चाहें 800 से या 912 तक आपने हीट करा दिया, अपना ऑस्टेनाइटिक लेवल अचीव करें। बट इन द फॉर द हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील तो हम AC19 से अबव 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड अबव तक हीट करवाएंगे, यानी कि सिर्फ AC1 आपकी लाइन है, इससे जस्ट 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 727 से अब आप चले जाएँ तो 800 या 900 से थोड़ा सा कम उस पर आप जो है हाइपर के केस में लेंगे। ठीक, देन आप सैम्पल को जो है वो होल्ड करवाएंगे फॉर 1 or the half an hour and then you are going to slowly cool the sample in the furnace. So the structure you will get in the hypo-eutectoid steel is the ferrite and the pearlite, and in the case of hyper-eutectoid steel so you will get the microstructure of pearlite at the rho-eutectoid cementite. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द अनीलिंग के अनीलिंग जब हम करवाते हैं तो बेसिकली हम अनीलिंग इसलिए करवा रहे हैं कि मटेरियल के अंदर जो है सॉफ्टनेस इंड्यूस करवा सकें, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ में थोड़ा सा रिडक्शन यानी डक्टिलिटी को इम्प्रूव करवाएं आप, और इंटरनल स्ट्रेसेस जो हैं वो आपके रिड्यूस हो जाएं, यानी कि अगर इंटरनल स्ट्रेसेस मटेरियल के अंदर होते हैं अगर वो आपके डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे अगर कोल्ड वर्किंग या वर्क हार्डनिंग वगैरह करवा रहे हैं, स्क्रीन हार्डनिंग वगैरह करवाते हैं या फिर कोई भी आपका फोर्जिंग करवा रहे हैं या रोलिंग करवा रहे हैं तो आपके मटेरियल के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, तो उसको रिड्यूस कराने के लिए या कम करवाने के लिए हम जो है अनीलिंग करवा रहे होते हैं। मशीनेबिलिटी इंप्रूव करवाने के लिए, ग्रेन साइज़ को रिफाइन करवाने के लिए हम जो है अनीलिंग करवा रहे होते हैं, और डक्टिलिटी को इम्प्रूव कराने के लिए। अच्छा, अनीलिंग की डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, अनीलिंग के टाइप्स हैं, दैट इज़ ऑफ प्रोसेस अनीलिंग, फुल अनीलिंग एंड द स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग। सो वी विल सी के डिफरेंस क्या है प्रोसेस अनीलिंग, फुल अनीलिंग एंड द स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग में। अच्छा, इन प्रोसेस अनीलिंग बेसिकली अनीलिंग का मकसद ही सॉफ्टनेस इंड्यूस कराना और ग्रेन साइज़ को रिफाइन कराना और जो है डक्टिलिटी को इंड्यूस कराना है आपका, और स्ट्रेंथ को रिड्यूस कराना है। बट टेम्परेचर जो है चेंजेस की वजह से इसमें डिफरेंट जो है वो चेंजेस हो रही होती हैं, डेट इज़ ऑफ के अगर हम इसको प्रोसेस अनीलिंग में डिफरेंस ये है कि फुल अनीलिंग में हम ऑस्टेनाइटिक लेवल तक हीट करवा देते थे, यानी कि 912 से अब, लेकिन प्रोसेस अनीलिंग में हम बिलो लोअर क्रिटिकल लाइन जो कि हम AC1 लाइन से बिलो तक हम हीट करवाते हैं, यानी कि 550 से 650 के दरमियान तक, दैट इज़ ये आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, यानी कि इसमें ये हो रहा होता है कि आपके फेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही होती, यानी कि आप ऑस्टेनाइट लेवल तक नहीं अचीव करते, बल्कि आपका जो पेर्लाइट एंड द फेराइट फेज है इन हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, वहीं पे आपका जो है ग्रेन साइज़ में रिफाइनमेंट हो रही होती है, यानी कि ग्रेन्स आपके डिसॉल्व हो रहे होते हैं एंड न्यू सेट ऑफ ग्रेन्स जो है वो फॉर्मेशन हो रही होती है, जिससे आपका जो है यूनिफॉर्मिटी आती है ग्रेन्स में, या रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेन्स हो रहे होते हैं, जिससे रेजिडुअल स्ट्रेसेस या इंटरनल स्ट्रेसेस आपके रिड्यूस होते हैं। अच्छा, इसमें आपका फिर आप होल्ड करवाते हैं एंड देन आप जिसे आप सोकिंग भी कहते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है फर्नेस कूल करवा लेते हैं। तो इससे आपका जो है जो आपके एक्सट्रूजन जब हम करवा रहे होते हैं, जो कि आपके वायर्स जो हैं वो ड्रॉन वायर्स होते हैं एक्सट्रूजन में, एक्सट्रूजन के प्रोसेस में, तो आपका जो उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस या कोल्ड वर्किंग की वजह से जो इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं उससे आपके रिड्यूस हो जाते हैं या रिमूव कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये आपका प्रोसेस अनीलिंग कहलाता है। इन स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग
दैट इज़ ऑफ सेकंड काइंड। अच्छा, स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग मीन्स के नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, आपका रेजिडुअल स्ट्रेसेस को रिमूव करवा रहे हैं हम स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग में। जैसे आप टेम्परेचर जो है वो रखेंगे बिलो द AC1 लाइन्स, जो है स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग कहलाता है। फिर आप उसको होल्ड कराएंगे एंड देन उसको स्लोली कूल करवा लेंगे। जैसे आपका जो है माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हो रहे होते, इसमें आपका ओनली द आपका जो ग्रेन रिफाइनमेंट हो रही होती है या इंटरनल स्ट्रेसेस ही इसमें आपके जो है वो रिमूव होते हैं। स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग के बाद हमारे पास स्पेरोडाइजेशन या स्पेरोडाइज अनीलिंग कहलाता है वो। इसमें क्या है कि आप जो है स्पेरोडाइजेशन बेसिकली आपका सीमेंटाइट के केस में हो रहा होता है। जब आप परलाइट और सीमेंटाइट का जो स्ट्रक्चर माइक्रो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा होता है, तो वी विल दैट इज़ कि आप जब हीट करवा रहे हैं सैम्पल, तो आप उसको हीट करवाएंगे बिलो द ACM लाइन, यानी कि अब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव आप जो इसको टेम्परेचर को स्पेरिडाइजेशन जो आप करवा रहे हैं वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो रखेंगे, यानी कि 727 से जस्ट जो है वो आप उसको बिलो रखें, यानी 600 तक रखें या 650 तक रखें। उसमें आपका फिर आप उसको होल्ड करवाएं और फिर आप उसको फर्नेस कूल करवा लें। अच्छा, इसमें ये रीज़न ये होता है स्पेरिडाइजेशन में कि आपके पास परलाइट और सीमेंटाइट का स्ट्रक्चर है, तो सीमेंटाइट में जो आपका कार्बन कंटेंट है वो आपका रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से जो ट्रैप होता है वो आपका बाहर निकलता है, जिसकी वजह से जो आपका जो सीमेंटाइट जो फेराइट है, फेराइट का मैट्रिक्स आपका फॉर्म हो जाता है, और जो कार्बन है उसमें सीमेंटाइट में वो आपका ग्लोब्यूलर फॉर्म में या स्पेरोडाइल जो स्पेरोडल जिसे शेप कह रहे हैं या स्फेयर शेप्स में जो आपके कार्बन के कंटेंट है वो आपका प्रेजेंट होगा माइक्रोस्ट्रक्चर में, तो इससे आपकी सॉफ्टनेस इंड्यूस होगी। लेकिन जब हम स्पेरिडाइजेशन के से पहले की बात करें तो आपका सीमेंटाइड होगा। सीमेंटाइड इटसेल्फ हार्डनेस और ब्रिटलनेस को प्रमोट करता है, ठीक। तो मटेरियल के अंदर सॉफ्टनेस या डक्टिलिटी इंप्रूव करवाने के लिए हम स्पेरिडाइजेशन करवाते हैं, जिसमें हम सीमेंटाइड में कार्बन को कंटेंट को जो है वो उसके ब्रेक करवा देते हैं, सीमेंटाइड को ब्रेक करवा के फेराइट का मैट्रिक्स और कार्बन को जो है वो ग्लोब्यूलर फॉर्म में करवा देते हैं, ताकि हमारे स्टील के अंदर जो है वो सॉफ्टनेस इंड्यूस हो सके। अच्छा, बेसिकली जो मेन डिफरेंस है स्पेरिडाइजेशन या प्रोसेस अनीलिंग में ये है कि आपका जो प्रोसेस अनीलिंग है वो आपका लो कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील हो रहा होता है, यानी कि ये जो वाला आपका एरिया है वो आपका प्रोसेस अनीलिंग के लिए है, और अगर स्पेरिडाइजेशन के लिए कहें तो वो हाई कार्बन स्टील के लिए हो रहा होता है, जहाँ पे हमें परलाइट और जो है सीमेंटाइड मिलता है। तो उसमें आपको जो है लो टेम्परेचर जस्ट बिलो द A1 लाइन, जो कि आपका 727 से बिलो है, आपका 650 तक या 600 तक रखते हैं हम उसके टेम्परेचर को, हीट कराते हैं, फिर होल्ड कराते हैं एंड देन जो है वो उसको फर्नेस कूल करवा लेते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है स्पेरिडाइजेशन में और प्रोसेस अनीलिंग में। अच्छा, फिर उसके बाद फुल अनीलिंग में आपका वही बेसिकली फुल अनीलिंग वही चीज़ है कि आप मेन पर्पस यही है कि आप हीट आउट करवा रहे हैं। हाइपर के केस में आप अब जो है वो ACM लाइन से बिलो तक कराएंगे हीट, और हाइपो के केस में आप AC3 लाइन से अबव चले जाएंगे, यानी कि 912 तक चले जाएंगे हम, उसका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट करवाएंगे, देन होल्ड कराएंगे आप 1 to 1.5 आवर्स तक, और एंड देन यू आर गोइंग टू फर्नेस कूल द सैम्पल, यानी स्लोली कूल करवाएंगे। तो इससे आपका क्या होगा कि ग्रेन रिफाइनमेंट हो रही होगी, आपकी सॉफ्टनेस इंड्यूस होगी सैम्पल के अंदर, ग्रेन्स आपके जो हैं वो इक्विएक्स फॉर्म में ग्रेन्स फॉर्म हो रहे होंगे, एंड आपका जो सैम्पल के जो डक्टिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। बेसिकली फुल अनीलिंग जो आपकी हो रही होती है वो आपकी मीडियम कार्बन स्टील और प्लेन कार्बन स्टील्स के लिए होती है, लो कार्बन स्टील्स तक के लिए होती है, और आपके स्पेरिडाइजेशन वाला जो चीज़ है वो आपकी हाई कार्बन स्टील्स के लिए होती है। स्ट्रक्चर जो है वो आप इस तरीके से कि अनील स्ट्रक्चर और स्पेरिडाइज स्ट्रक्चर देख लें कि अनील सैंपल है ये आपका, जैसे हाइपर और हाइपो के केस में इसी तरीके से कि परलाइट का स्ट्रक्चर मिलेगा, और आपको जो हाइपो में जो आपका सीमेंटाइट है या फेराइट है वो मैं आपको मिल रहा होगा कि फेराइट के जो ग्रेन बाउंड्रीज में बन रहा है, और अगर हम सीमेंटाइट का देखें तो आपका जो है वो इस तरीके से ग्रेन बाउंड्रीज आएगा हाइपर के केस में। लेकिन स्पेरिडाइज एनीलिंग जो कि आपका हाई कार्बन स्टील में हो रहा है, जिसमें हमें परलाइट और जो है स्पेरिडाइज्ड जो सीमेंटाइट है वो आपका ब्रेक हो जाएंगे आपके पूरे स्ट्रक्चर में, और जो उसमें परलाइट में फेराइट यानी परलाइट में भी आपका सीमेंटाइट और जो सीमेंटाइट प्रेजेंट था आपका, और क्या कहते हैं जो आपका
प्रोयूटेक्टाइड सीमेंट था वो भी प्रेजेंट है। तो प्रोयूटेक्टाइड सीमेंटाइट और जो आपका परलाइट में जो सीमेंटाइट है वो आपका जो है वो ट्रैप नहीं होंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ परलाइट का मिक्सचर नहीं बनाएंगे, बल्कि आपका वो कार्बन कंटेंट ग्लोब्यूलर फॉर्म में या स्फीयर शेप्स में जो है वो स्ट्रक्चर जो है रिवील करेगा। तो ये आपका सब जो मैट्रिक्स होगा वो फेराइट का मैट्रिक्स होगा, और जो आपका सीमेंटाइट है कार्बन कंटेंट की फॉर्म में स्पेरोडल शेप में जो है वो आपका माइक्रोस्ट्रक्चर रिवील करेंगे।